नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की परीक्षा है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, यूपी लेखपाल की परीक्षा है, यूपी पुलिस का भी परीक्षा होने वाला है और एसएससी की तमाम परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में जीएस का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। सभी एग्ज़ाम्स में आपका जीएस लगभग अच्छा खासा वेटेज रखता है और जीएस का ही एक महत्वपूर्ण भाग है भूगोल। अभी तक मैं दोस्तों आपको भूगोल के 100 प्रश्न करा चुका हूँ, 50-50 प्रश्न के 2 वीडियो, आप उनको देख लीजिएगा। ये जो जीएस के प्रश्न हैं ये मैंने उत्कर्ष क्लासेस की पीडीएफ से लिए हुए हैं। ये पीडीएफ भी उत्कर्ष क्लासेस की ही है। आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि ये चुनिंदा 200 प्रश्नों में से आपका लगभग जितने प्रश्न आते हैं भूगोल से जुड़े हुए सभी प्रश्न आ जाने हैं। और इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझको व्यूज़ मिलेंगे और आपका क्या फ़ायदा होगा कि आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। और दोस्तों, इकट्ठा आप 1000-2000 प्रश्न करने के चक्कर में ना पड़ा कीजिए कि अगर आप 1000 प्रश्न कर लिए या 2000 इकट्ठा प्रश्न कर लिए, लेकिन फ़ायदा क्या होना है, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप अंततोगत्वा भूल ही जाएंगे वो उन प्रश्नों को। इसलिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप थोड़े थोड़े प्रश्न करके पढ़िए, उनको याद कीजिए और इतना पर्याप्त समय है कि आपके एग्ज़ाम के लिए कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या है प्रश्न संख्या से शुरू होगा। आज का ये प्रश्न है कुल 503वां, यानी भूगोल का प्रश्न हो जाएगा कि 103वां। ठीक है, तो आज का प्रश्न है आपका कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण के लिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। यह कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? पश्चिमी घाट पर्वत पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा होता है? वो हमेशा जो होती है वो सदाहरित होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह वनस्पति ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा तापमान वर्ष भर ऊंचा होता है। यानी तापमान जितना ज़्यादा होगा वर्षा भी उतनी ही अधिक होगी। जहाँ पर अधिक तापमान वहाँ पर अधिक वर्षा, और जहाँ पर अधिक वर्षा वहाँ पर अच्छी खासी वनस्पति पाई जाएगी। तो पश्चिमी घाट पर्वत पर पाई जाने वाली वनस्पति जो है वो सदा हरित प्रकार की होती है और इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो अत्यंत कठोर होती हैं। इनमें महोगनी, सोलास, बांस, सिनकोवा आदि लकड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 97 वन जीव अभ्यारण्य स्थित हैं। कुल 97 वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित हैं? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व क्षेत्र है। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि रिजर्व क्षेत्र है। ऑप्शन दिया गया है चिल्का झील। ऑप्शन बी दिया गया है आपका कि भारत का प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण कौन कौन सा है? केवलादेव। और इसमें दिया गया है कि ए व बी दोनों। तो दोस्तों, केवलादेव और आपका वो वाला दोनों हो जाएगा कि चिल्का झील और केवलादेव, ये दोनों। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वह क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीनों में जल से ढके होते हैं, ये आर्द्र भूमियाँ कहलाती हैं। यानी जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है उनको आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं। भारत का प्रथम आर्द्र भूमि चिल्का झील तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था। केवलादेव कहाँ पर है? राजस्थान में। और चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में। और इसको 1 अक्टूबर 1981 को सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है? तो किस प्रदेश को टाइगर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है? एमपी, यानी मध्य प्रदेश को। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व केंद्र तथा सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में तथा सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों, 6 बाघ रिजर्व केंद्र हैं: बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच तथा संजय डुबरी। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा।
कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसी को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। यही नेशनल पार्क जो है भारत का वो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? कि सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा तथा केरल में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। यह नेशनल पार्क पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली की स्मृति में बनाया गया है। सलीम अली वन्य जीव अभयारण्य गोवा तथा केरल दोनों जगह पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल कौन सा है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले स्थल ये पश्चिमी घाट भी है, पूर्वी हिमालय भी है, इंडो बर्मा क्षेत्र भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त सभी यानी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र ये सभी जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट स्थल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में चंदन के लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन दक्षिण भाग में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। दोस्तों अभी एक फिल्म आई थी साउथ इंडिया की, पुष्पा, अल्लू अर्जुन है, उसी में इसी चंदन की लकड़ी के बारे में बात की गई है और वो फिल्माया कहाँ गया है? दक्षिण भारत में, नीलगिरी के पर्वतों पर। तो चंदन के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, साल, चंदन, सहतूत, महुआ, आंवला, जामुन, कुसुम, शीशम, सबई आदि घास पाए जाते हैं। तो चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक वाले भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं, सालोस कौन से वनों को कहा जाता है? तो सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? तो इनको शीतोष्ण वनस्पति कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर्वत के कम ऊंचाई वाले ढलानों पर उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पलनी पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास कहते हैं। तो सोलास किन वनों को कहा जाता है? शीतोष्ण वनों को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन के वृक्ष सर्वाधिक जो है वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है। चंदन की लकड़ी कठोर एवं सुगंधित होती है। इसके व्यापार पर प्रतिबंध है। जो ये मूवी है पुष्पा, उसी में यही व्यापार पर प्रतिबंध साफ साफ दिखाया गया। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि चंदन की लकड़ी के लिए लड़ाई होती रहती है दोस्तों। तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन दक्षिण भाग में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? यह पश्चिमी घाट पर्वत है हॉटस्पॉट क्षेत्र, पूर्वी हिमालय भी है, सुंडा क्षेत्र भी है, लेकिन उत्तरी हिमालय जो है ये यूनेस्को द्वारा घोषित भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन डी उत्तरी हिमालय सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना में कब प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम थी? प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम कब थी? तो वो थी 1921 के दौरान। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और आज ये देख लेते हैं कि कब कब भारत की दस की वृद्धि प्रतिशत कितना था। तो 1901 से 1911 में 5.7% दस की वृद्धि थी। यानी 10 सालों में जो भारत में जनसंख्या वृद्धि होती है वो पिछले वर्ष की तुलना में उसी को 10 की वृद्धि दर कहा जाता है। तो 1911 में से 1921 के बीच यही जो घटी हुई थी सबसे कम -0.31 थी। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब थी? 1961 से 71 के दौरान। 1961 से 71 के दौरान जो 10 की वृद्धि थी वो 24.80% थी दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो बड़े से छोटे राज्यों का और सही क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, यही सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश यही जो है बड़े से छोटे राज्यों का क्रम है।
तो क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत का 10.4% है, मध्य प्रदेश 9.4% है, महाराष्ट्र 9.4% है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये दोनों लगभग बराबर हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है और 5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ की जनसंख्या तो 20 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल 7.2% के आसपास का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात भारत में कितना है? 949। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, जहां पर 2001 की तुलना में 933 की तुलना 2001 में थी, और जबकि 2011 में यही लिंगानुपात कितना हो गया था? 943। लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? अगर 1000 पुरुष हैं तो उसमें से महिलाएं कितनी, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यानी कुल जनसंख्या अगर 2000 है तो पूछा जाएगा कि कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, यानी 1000 के ऊपर मापा जाता है कि लिंगानुपात। अगला प्रश्न क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 6 वर्ष तक की आयु का लिंगानुपात 919 है, और जिसमें 2011 में ये था 927, और तो लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात में कमी आई है 2011 में, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तथा उसके बाद 970 जिसका है वो है मिजोरम का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासन के काल में हुई थी, यानी कौन सा ब्रिटिश शासक था जिसके काल में जनगणना हुई थी? तो वो था लॉर्ड मेयो। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान जनगणना हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। गवर्नर जनरल था, सॉरी, वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो। तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा पहली बार जनगणना विभाग बनाया गया और सेंसस कमिश्नर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 64.6%। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की संपूर्ण साक्षरता दर 73% है, और इसमें पुरुष की साक्षरता दर 80% तथा महिला साक्षरता दर 64% है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले जान लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, जहाँ की साक्षरता दर 92% है, और न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की, जहाँ की साक्षरता दर 51.5% है। अगला प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? तो वो कौन सा था? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ के लगभग 92% लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित थे किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में। और उसके बाद जहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर थी केंद्र शासित प्रदेशों में, वो था दादरा एवं नगर हवेली। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है, अभी मैंने आपको बताया था कि 64.6%। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ये देखिए, ये ठंडी जलधारा की जब बात की जाए तो लेब्राडोर, हमेशा ये पूछा जाता है कि कौन सी ठंडी जलधारा है, तो लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है, जबकि रेनल, क्यूरेसियो और मालाबार ये तीनों जो हैं वो गर्म जलधारा हैं, जबकि लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। और दोस्तों अगर आपको पता हो कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा कौन कौन सी होती हैं, तो महाद्वीपों के बाईं ओर, यानी जहाँ पर ये महाद्वीप, मान लीजिए कि ये भारत है, तो इधर वाला जो पश्चिम में होगा, पश्चिम में हमेशा जो होता है वो गर्म जलधारा होती है, और जो दाहिनी ओर होता है यानी पूर्व की ओर, वो जलधारा जो होती है वो ठंडी जलधारा होती है सामान्यतः। तो लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है अफ्रीका। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इसको आप काट दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप होना चाहिए एशिया, सॉरी,
तो इसका ये गलत हो गया है। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप होना चाहिए आपका एशिया, जी सबसे पहले एशिया, फिर आता है आपका अफ्रीका, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध पर स्थित है? तो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप 0 अंश अक्षांश से 0 अंश देशांतर रेखा गुजरती है, यानी जो 0 अंश अक्षांश रेखा और 0 अंश देशांतर रेखा, ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती हैं। और इस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं भी गुजरती हैं। इसी 0 अंश अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती, यानी ये जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। यही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वो कौन से? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से नहीं गुजरती है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इस इलाके में पड़ जाता है दोस्तों। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो अंटार्कटिका है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, जो 98% क्षेत्रफल बर्फ से ढका हुआ है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जिसका कोई मूल निवासी नहीं, यानी इसका कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं रहते। यहाँ पर अलग अलग देशों के अलग अलग स्टेशन तो हैं, लेकिन यहाँ का कोई मूल निवासी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कौन से महासागर में है? तो भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र आर्कटिक महासागर में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उससे पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है कि भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। रॉक सागर जो है वो सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है, जबकि वॉस्टोक जो है वो रूस पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, जहाँ का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वॉस्टोक जो है वो पृथ्वी का और रूस का सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न जान लेते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? तो वो दक्षिण गंगोत्री, ये भी ठीक है, मैत्री, ये भी ठीक है, भारती, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त सही जवाब हो जाएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का अनुसंधान केंद्र कौन कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में लगाया गया था, अब वो नष्ट हो चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अच्छा ये लगाए क्यों जाते हैं? ये अनुसंधान केंद्र लगाए इसलिए जाते हैं क्योंकि इनकी चिकित्सा और भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध यहीं पर स्थित है, ये दक्षिणी गोलार्ध माना जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मर्रे डार्लिंग नदी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो मर्रे डार्लिंग ग्रेट डिवाइडर रेंज से निकलती हैं, गलत है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी नदी तंत्र है, गलत है। यह नदियाँ स्पेंसर की खाड़ी में गिरती हैं, ये भी गलत है। मर्रे नदी के किनारे पर्थ शहर स्थित है, ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यही कथन असत्य है, बाकी जो हैं वो सत्य हैं कि मर्रे डार्लिंग नदियाँ जो हैं वो ग्रेट डिवाइडिंग से निकलती हैं। यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, नदी तंत्र है, और ये नदियाँ कहाँ की खाड़ी में गिरती हैं। तो मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? वो है सिडनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिम में किम्बरले पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो किम्बरले पठार से आपकी निकलती है विक्टोरिया नदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी से किम्बरले पठार से विक्टोरिया नदी निकलती है। मर्रे व डार्लिंग नदियों के मध्य घास भूमि जो है वो डाउन्स घास भूमि कहलाती है, यानी डाउन्स घास का मैदान कहलाता है। तो किम्बरले पठार से कौन सी नदी निकलती है? विक्टोरिया नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर पूर्व में। अगला ऑप्शन है आपका
कि उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो उत्तर पूर्व में 2000 किलोमीटर से भी लंबी रेखा है, एक ग्रेट बैरियर रीफ। इसे समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप कौन सा है? एक ऐसा महाद्वीप जो विश्व के चारों गोलार्धों में स्थित है, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों अक्षांश रेखा गुजरती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो यही महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप, वो चारों गोलार्धों में स्थित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन से जोड़ती है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो स्वेज नहर 1869 में बनाया गया था। ये स्वेज नहर यही जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। व्याख्या देख लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर व उत्तर पूर्व में लाल सागर स्वेज नहर जोड़ती है। यानी यहाँ पर उत्तर में जो है वो भूमध्य सागर है और उत्तर पूर्व में जो है वो लाल सागर है। यहीं के दोनों के बीच जो है वो कौन सी नहर है? स्वेज नहर। और इस नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था, जबकि ये बनवाया गया था 1869 में, 1869 में ये दोस्तों बनवाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि को स्पेन यानी यूरोप तथा मोरक्को यानी अफ्रीका के मध्य स्थित है। यह जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी अथवा भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो तो माउंट किलिमंजारो है। ये आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। और माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो वो उत्तर और पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में क्या है? एटलस पर्वतमाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वो है बुशमैन। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन व जुलू जनजाति पाई जाती है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना देश में फैला हुआ है। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। और कालाहारी का शाब्दिक अर्थ होता है जल विहीन स्थान। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिस्र में आसवान बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो मिस्र में आसवान बांध जो है वो नील नदी पर स्थित है और नील नदी ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध स्थित है। नील नदी पर मिस्र में नासिर झील स्थित है। आसवान बांध से सिंचाई के लिए नहरें निकली हैं तथा जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध किम्बरले हीरे की खान कहाँ पर है? विश्व प्रसिद्ध किम्बरले हीरे की खान जो है वो अफ्रीका में है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरले की विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। किम्बरले को हीरे का नगर भी कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित सुरंग किम्बरले खनन क्षेत्र में ही स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जोहानिसबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोहानिसबर्ग जो है वो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग को स्वर्ण नगर यानी स्वर्ण मंडी भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहानिसबर्ग है, जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भी है दक्षिण अफ्रीका का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मध्य अमेरिका का देश कौन सा है? तो मध्य अमेरिका के देश कौन कौन से हैं? ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर, होंडुरास। ये तीनों जो हैं वो मध्य अमेरिकी देश हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। मध्य अमेरिका में कुल 7 देश हैं, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। यही 7 देश जो हैं वो मध्य अमेरिका किसको किसको कहा जाता है दोस्तों? ये है आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका। यहीं पर जो हैं वो 7 देश द्वीपों के रूप में फैले हुए हैं और इन 7 देशों का नाम ये है।
अगला प्रश्न जान लेते हैं क्या है। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या जान लेते हैं कि जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन की व्याख्या क्या है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी, अमेजन। और विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह इसी नदी के द्वारा होता है। अमेजन नदी भूमध्य रेखा पर स्थित डेल्टा बनाती है। अमेजन में पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वनों को सेल्वास वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार जो है वो बोलीविया का पठार है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। पेरू व बोलीविया के मध्य पटल पर विरूपणी बल से निर्मित अंतर पर्वतीय पठार है और यह टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बोलीविया का पठार एंडीज मोड़दार पर्वत के बीच स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, वो है बोलीविया का पठार। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका, अगर ऐसा इसको मान लें कि दक्षिण अमेरिका है यहाँ पर है, तो चिली देश के पैरेलल, चिली देश के बाईं ओर यहीं पर जो है अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि उत्तरी चिली में। अर्जेंटीना में स्थित पेंटागोनिया का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है एवं अटाकामा का मरुस्थल जो है वो सबसे गर्म मरुस्थल है जो कि उत्तरी चिली में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं टिटिकाका झील के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो टिटिकाका झील के संबंध में असत्य कथन है ब्राज़ील व इक्वाडोर की सीमा बनाती है। टिटिकाका झील ब्राज़ील व इक्वाडोर की सीमा नहीं बनाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जबकि टिटिकाका का सबसे असत्य कथन कौन सा है, यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। जी बिल्कुल सही है। यह क्रेटर झील है, बिल्कुल सही है। इसे हनीमून झील भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह ब्राज़ील व इक्वाडोर की सीमा नहीं बनाती है। यह सीमा किसके बीच बनाती है, पेरू व बोलीविया की सीमा बनाती है। और कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। और टिटिकाका झील की ऊंचाई कितनी है, 3811 मीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसको कंपास कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप दोस्तों कंपास, ये घासों के मैदान के क्षेत्र को अलग से भी तैयार करके जाइएगा कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, उसे कंपास कहा जाता है, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपास कहते हैं। ब्राज़ील में भूमध्य रेखीय वन सेल्वास वन कहलाते हैं। ब्राज़ील में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ दक्षिण के क्षेत्र में सवाना वनस्पति, जिसको घास का मैदान भी कहा जाता है, और इन्हीं के घास के मैदानों को कंपास कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का विस्तार है वो तो उत्तर से पूर्व। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। दोस्तों दो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो इसमें हो जाएगा उत्तर से पूर्व जो है रॉकी पर्वतमाला जो है वो उत्तर से पूर्व तक विस्तार है इसी का। तो यहाँ तक दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं 50 और प्रश्न। आगे के प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक तो आपको करना ही है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि सब्सक्राइबर्स की संख्या अभी थोड़ी सी कम है दोस्तों। और वीडियो पसंद आया हो तो जो चाहे आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।